नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपके सामने हेडिंग दिख रही होगी, सम्राट अशोक और मौर्य साम्राज्य। इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें अपन ने लगभग 10-11 क्लास कर लिए, जिसमें स्टोन एज से लेके अपन ने शुरू किया था, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी। उसके बाद में अपन वैदिक काल पढ़ा था, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल उसमें आया था। महाजनपद अपन ने पढ़ लिए और धर्म पढ़ लिए, संप्रदाय कह सकते हैं उनको, संप्रदाय पढ़ लिए, जैसे जैन संप्रदाय पढ़ लिया, बौद्ध संप्रदाय पढ़ लिया, आजीविक पढ़ लिया, और भी शाक्त हो गया, सेव हो गया, वो सारी चीजें पढ़ ली। मौर्य साम्राज्य अपन ने स्टार्ट किया था, उसकी एक क्लास हो गई है, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने उसमें पढ़ा बिंदुसार, दो बड़े प्रोमिनेंट राजा, जिनमें एक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपन ने पढ़ा, और दूसरा अपन जो पढ़ा वो पढ़ा बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बाद में अपन एक ऐसे सम्राट की बात करेंगे जिसमें अपन देखेंगे किस तरह से इसने अपने 99 भाइयों को मारकर राजगद्दी पर बैठा, जैसे कि बौद्ध साहित्य में लिखा हुआ मिलता है। हालांकि ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति लगता है, तो 99 नहीं तो 4-5 भाइयों को तो मारा ही होगा। और अपन देखते हैं कि कैसे उसने फिरी घोष से धम्म घोष की ओर आया, मतलब पावर, या फिर किसी को मार काट के किसी से सत्ता छीनने से शांति की तरफ कैसे उससे वो बढ़ा, कैसे उसने अपने सभी प्रजा को संबोधित किया तो अपने शिलालेखों के माध्यम से किया, कैसे उसने सभी धर्मों, जैसे जैन धर्म हो गया, आजीवक हो गया या फिर बौद्ध हो गया, सभी को संरक्षण प्रदान किया। एक ऐसे महान राजा के बारे में आज पढ़ेंगे अपन। अशोक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि महान राजा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अशोक है। और उसके बाद में अपन मौर्यन जो एम्पायर है उसका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें अपन देखेंगे कि कैसे इनका प्रांतीय शासन था, कैसा इनका केंद्रीय प्रशासन था, कैसा इनका सैनिक शासन था, वो सारी चीजें जो भी इसमें आ जाएगा। सामाजिक जीवन पढ़ेंगे, धार्मिक जीवन पढ़ेंगे, आर्थिक इनकी स्थिति क्या थी वो पढ़ेंगे, आर्थिक क्रियाएं क्या होती थी उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अशोक की मैं यदि बात करूं तो अशोक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने 99 भाइयों को मार के, जो कि बौद्ध साहित्य में लिखा हुआ है, जो कि थोड़ी अतिशयोक्ति प्रतीत होता है, उसके बाद में वो अपना यहाँ पे राजा बनता है। ऐसे कहते हैं कि 4 साल तक इसने संघर्ष किया। 269 ईस्वी में, बीसी में, सॉरी, 269 बीसी में जाके अपना राज्य स्थापित करता है, पूर्ण रूप से क्या करता है, राजा बनता है। ऐसे कहते हैं कि 273 में ही ये इस राजगद्दी पे आसीन हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से 269 में आके ये राजा बनता है। कुछ बौद्ध साहित्य है, कुछ जैन साहित्य है, उनमें इनकी माता का नाम दिया गया है, सुभद्रांगी, जो उनका नाम, माता का नाम है, जिनको भीमा के नाम से भी जाना जाता है। पिता इनके बिंदुसार थे ही, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर, सॉरी, इससे पीछे वाली क्लास में आपको बताया था मैंने। अशोक की छोटी छोटी बातें ये हो गई। इसके बाद में अपन देखते हैं कि सम्राट अशोक तो था, वो, उसका शासन कैसा था, उसने क्या बनवाया क्या नहीं बनवाया, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। सम्राट अशोक जो आपको दिख रही है, तो स्वागत करता हूं मैं आपको प्लिंथ सिविल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है गोपाल सिंह राठौड़, और आज अपन पढ़ेंगे अशोक मौर्य और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो इसमें क्या देखेंगे अपन, तो मैंने आपको बताया कि पुराण, जो है, ये सबसे बड़े राजाओं में से एक थे। इनके जीवन के बारे में अपन पढ़ेंगे, इनका राजकाज के साथ वो पढ़ेंगे, लेखों के बारे में पढ़ेंगे, राजकाज के बारे में, कला पढ़ेंगे उनकी, और सारी संस्कृति इसके बारे में पढ़ेंगे। एक मैंने आपको छोटा सा मैप यहाँ पे दिखा रखा है, ये यदि आप मैप इसको ध्यान से देखो, तो एक चीज और बताऊं मैं आपको कि जो मौर्यन एम्पायर था वो पहले से ही काफी समृद्ध एम्पायर था, अशोक के आने से पहले ही काफी समृद्ध हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने और बिंदुसार ने इसका बहुत ही वास्ट लेवल पर इसका प्रसार किया था। तो अपन देखते हैं कि नीचे कर्नाटक के सुवर्णगिरी तक इनका राज था मौर्यन एम्पायर का, मैं बता रहा हूं अशोक के आने से पहले। ऊपर ईरान तक इनका राज जाता था, लगभग 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में इसके टाइम पे फैल गया था। उससे पहले भी काफी एरिया में फैला हुआ था। थोड़ा बहुत इसने जो कलिंग पे आक्रमण किया था वो इसीलिए किया था कि इसके 2-3 रीजन थे, वो मैं आगे बताऊंगा। कलिंग एक छुटा हुआ था, उत्तरी कलिंग, एक तरह से उत्कल जिसको कहते हैं, बंगाल के नीचे वाला एरिया, वो थोड़ा छुटा हुआ था, उस पर वो आक्रमण करता है। उसके बाद में धर्मघोष की नीति अपनाता है, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो मैं बता रहा था आपको कि ऊपर ईरान से लेके, जिसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, जिसमें अफगानिस्तान भी आ जाता है, ईरान, ईरान जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ तक, यहाँ से आके ये पूरा एरिया, और उसके बाद में नीचे स्वर्णगिरी, और जो अपना पश्चिम बंगाल की तरफ का एरिया है, वहां तक इसने शासन किया। असम में शासन नहीं था, असम में इनका शासन नहीं था, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और नीचे कर्नाटका तक इनका शासन था।
इनकी जो राजधानी थी, वो राजधानी की बात मैं करूँ तो पुराने समय से मगध जो एम्पायर बिल्ड हुआ था, उससे अपन देखते हैं कि पटना या फिर उसके आसपास का क्षेत्र पाटलिपुत्र जो कि इनका सेंट्रल सिस्टम था, और कहते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़े राजमहल हुआ करते थे। ये इंडिका में भी अपन को बहुत सारी इसके बारे में देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं अपन सम्राट अशोक के बारे में कि क्या था, क्या नहीं था, इसने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सारी चीजें अपन पढ़े अभी। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 5 प्रमुख प्रांत, सबसे पहले इनका अपन देखेंगे अपना राज्य कहाँ तक था। ये शायद आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं इस तरह से बता दूंगा आपको कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये छोटा दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने आपको बताया कि ये जो इनका राज शासन था, वो इस तरह से था कुछ। यदि आपको दिखाई दे रहा हो, ये थोड़ा सा मैं थोड़ा और मोटा कर देता हूँ। ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला एरिया था उसको बोलते थे उत्तरापथ। उत्तरापथ। ये नीचे का जो एरिया था उसको बोलते थे दक्षिणापथ। ये इनकी प्रांत थे, बड़े बड़े प्रांत जो बता रहा हूं मैं आपको, ये दक्षिणापथ। ये इसका बीच वाला एरिया जो था उसको बोलते थे उज्जैनी या अवंती का एरिया, जहां पे इसकी राजधानी थी उज्जैनी। ठीक है। और ये जो एरिया था, ये जो सेंट्रल एरिया था वो था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। 5 राजधानियों की बात करूंगा, उसमें से 4 तो पहले से थी। इसमें से 4 तो पहले से थी जो मैंने आपको बताई अभी। ये उत्तरापथ, ये दक्षिणापथ स्वर्णगिरी तक, ये अवंती और ये पाटलिपुत्र, ये तो पहले से थी। ये थी बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से। अब जो इसने नई राजधानी स्थापित की, जो कि कलिंग पर जो आक्रमण करता है 261 बीसी में, जो आक्रमण करता है अपने राज्य के 8वें वर्ष में, जो आक्रमण करता है, जिसकी अपन को देखते हैं 13वें शिलालेख में इसका संपूर्ण ब्यौरा दिया गया है, जिसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। तो जो इसने 5वीं राजधानी स्थापित की, वो इससे कह सकते हैं ये यहाँ वाली राजधानी, जिसको अपन कह सकते हैं ये थी कलिंग, या जिसको प्राची भी कह सकते हैं, कलिंग। जिसमें धुली और जोगड़ नाम से 2 इसने स्थान भी स्थापित किए, या फिर वहां पे इसने अपने शिलालेख वगैरह भी वहां पे उसने खूब सारे लगवाए। ये मैंने आपको बताया इसकी राजधानियां, या फिर कह सकते हैं इनकी जो 5 प्रमुख राजधानी थी, जिसमें एक ये अशोक के द्वारा बनाई गई थी। अशोक की अपन बात करें तो ये अशोक के द्वारा बनवाई गई थी। और ये जो पहले से थी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। उत्तरापथ, उत्तरापथ में जैसे आपको बताऊं मैं कि राजधानी ऊपर तक्षशिला, जो कि अभी हाल ही में कहाँ पे आता है, पाकिस्तान में आता है। और दक्षिणापथ जहाँ पे स्वर्णगिरी, एक पहाड़ी जो कि कर्नाटका में मिलती है आपको, वो राजधानी थी। और जो नई राजधानी स्थापित की गई किसके द्वारा, अशोक के द्वारा स्थापित की गई, वो थी कलिंग। ठीक है भाई। अपन इसका एक मोटा मोटा लेखा जोखा देख रहे हैं कि इनका शासन कहां तक फैला हुआ था। सबसे पहले अपन यही देख रहे हैं कि इसका शासन कहां तक फैला हुआ था। तो इसमें अपन देख रहे हैं, ये बताया मैंने आपको। अब उनके पड़ोसी राज्य कौन कौन से थे, इनके बारे में बात करते हैं। तो जो नीचे के राज्य थे, चोल, पांड्य, चेराज, ये सारे के सारे जो राज्य थे वो नीचे इसके हुआ करते थे, कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे, और इनके जो राजधानी है उससे लगभग लगते हुए हुआ करते थे। तो मैं आपको बताऊं, तो इनके सीमावर्ती राज्य जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केलपुत्र, ये स्वतंत्र राज्य थे, जो कि इनके साथ में इनकी मैत्रीपूर्ण संबंध था। हालांकि इनका शासन इसके अंदर नहीं था, इनके साथ में मैत्रीपूर्ण शासन था। एक अपन देखते हैं कि इसका एक शिलालेख है, 13वां शिलालेख। उसमें 5 मोटे 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 राजाओं के नाम दिए गए हैं, जो कि विदेशी राज्य हैं, उनके नाम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, तो वो अपन देखते हैं कि 5 ऐसे जगह और 5 वहाँ के राजा, उनके नाम दिए गए हैं। कौन कौन से, तो मैं आपको बताऊं। एक तो सीरिया से एंटियोकस, ये दिया गया है। उत्तर पश्चिम में यमन, ग्रीक राज्य, मिस्र, टोलमी, मकदूनिया, एपिरस और साइरिन। क्या क्या दिए गए हैं, सीरिया, सीमावर्ती राज्य और पड़ोसी राज्यों की बात कर रहा हूं मैं। तो कौन से, एक तो सीरिया, ठीक है, सीरिया, ठीक है, सीरिया। एक इजिप्ट, जिसको मिस्र कहते हैं, ठीक है, एक इजिप्ट। अपन एक नए पेज में देख लेते हैं, सीरिया। 5 जगह के नाम दिए गए हैं, सीरिया, ठीक है, इजिप्ट, इजिप्ट 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर मकदूनिया, मकदूनिया, ठीक है, मकदूनिया, ठीक है, मकदूनिया। मकदूनिया के बाद में एक साइरिन, एक साइरिन और एक एपिरस। 4 नंबर साइरिन, साइरिन। और 5वां जो है ये एपिरस। अब हम यहाँ पे राजाओं के नाम देखेंगे। जैसे मगध एक राजा का नाम देखेंगे, जो कि यहाँ पे शासन करता था, ठीक है। एक अपन देखेंगे
एंटियोकस का नाम देखेंगे जो कि यहाँ पे शासन करता था। ये सारे जो अपन को दिए गए 13वें शिलालेख में, जो कि अपन को 5 जगहों के नाम दिए गए कि इसके आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ोसी राज्य कौन कौन से थे, कहाँ तक इसका शासन फैला हुआ था, वो सारी चीजें अपन को इस फैक्ट्स के माध्यम से पता लगती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी। श्रीलंका में इसका कहते हैं कि श्रीलंका तक इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसकी 3 पत्नियां थी, उनका मैं अभी उल्लेख करूंगा। एक पत्नी का नाम था कारुवाकी, जिसका पुत्र का नाम था तीवर। एक पत्नी का नाम था पद्मावती, और जिसका पुत्र का नाम था कुणाल। और एक पत्नी थी देवी, जिसकी जो पुत्र थे उनका नाम था संघमित्रा। ठीक है, और एक और जो थे, इसकी एक पुत्री थी, एक पुत्र थे। तो जो संघमित्रा को और उसकी पुत्री जो उनको भेजा था, श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, तो श्रीलंका तक इस तरह से इनका शासन था। देवी के ये जो पुत्र पुत्री थे, उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसके जो पद्मावती का पुत्र था उसका नाम था कुणाल, जिसके बारे में अपन एक कहानी देखेंगे कि जो कुणाल था वो एक योग्य शासक था, पिता का अच्छा पुत्र था। अशोक की कहते हैं बहुत सारी रानियां थी, तो उसमें एक रानी का नाम था तिस्य रक्षा। क्या नाम था? तिस्य रक्षा नाम था। तो तिस्य रक्षा कहते हैं कि कुणाल पर मोहित हो गई, क्योंकि उसका पुत्र नहीं था। कुणाल पर मोहित होगी, लेकिन कुणाल एक ऐसा पुत्र कह सकते हैं जो कि अपनी माता का सम्मान करता था, वो एक तरह से उसको माता मानता था। तो उसने खूब बार मना किया। तो तिस्य रक्षा क्या करती है, कुछ षड्यंत्र रचती है। अशोक कहीं बाहर गए हुए होते हैं, अशोक के नाम से एक राजपत्र निकालती है, राज आज्ञा निकालती है, राजाज्ञा निकालती है। उसके माध्यम से कहती है, कुणाल की आंखें बहुत सुंदर थी। क्या? कि कुणाल की आंखें बहुत सुंदर थी, वो आंखों पे मोहित हुआ करती थी। तो उसने कहा कि यदि ये मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है, यदि मेरे से प्रेम संबंध स्थापित नहीं करता है, तो मैं इसकी आंखें फुड़वा दूंगी। वो अपने मन में प्रण करती है। अशोक एक दिन बाहर गए हुए होते हैं, तो वो क्या करती है, वो जो कुणाल है उसकी आंखें फुड़वाने का राज आज्ञा दे दी जाती है, और राज आज्ञा का पालन करना अनिवार्य होता है। जब कुणाल के पास वो राजाज्ञा जाती है, वहाँ के जो सेनाधिपति होती हैं उनके पास वो राजाज्ञा जाती है, तो कुणाल को वो कहते भी कि आप इससे मना कर सकते हो, आप इसके लिए अपील कर सकते हो, लेकिन वो कहता है नहीं, जो राज आज्ञा दी गई वो किसी न किसी तरीके से मेरे पिता ने या फिर मेरी माता जो कि तिस्य रक्षा है उसने बहुत सोच समझ कर दी होगी, और मैं इस राज आज्ञा का पालन करूंगा। और इस तरह से उसकी आंखें फुड़वा दी जाती। ये एक छोटा सा किस्सा है, किसके बारे में? ये किस्सा है कुणाल के बारे में। तो ये पद्मावती का पुत्र था तिस्य रक्षा। जो कारुआ की एक रानी का अभिलेख मिला है। क्या मिला है? रानी का अभिलेख मिला है, लुम्बिनी नाम से रानी का अभिलेख मिला है। और रानी का अभिलेख मतलब ये रानी के द्वारा कोई वहां पे आपात राहत कार्य के लिए कुछ तालाब वगैरह बने होंगे, कुछ सहायता दी गई होगी। तो उन सहायता के बारे में लिखा गया है कि अशोक की रानी, जिनका नाम था कारुवाकी, और उनका पुत्र तीवर, उन्होंने यहाँ पे सहायता दी है। ये एकमात्र अभिलेख मिलता है जो कि रानी का अभिलेख है। इसके अलावा खूब सारे अभिलेखों की अपन बात करेंगे, एक एक करके उनकी बात तब करेंगे जब अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, सम्राट अशोक की मैंने तीनों रानियों के बारे में बता दिया, तिस्य रक्षा के बारे में मैंने बता दिया, ये मैंने आपको पहले से बता दिया। तो अपन एक बार इसको धीरे धीरे पढ़ लेते हैं कि सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे सबसे मशहूर राजा थे। एक जो मैंने आपको पढ़ा दिया चंद्रगुप्त मौर्य, एक पढ़ा दिया मैंने आपको बिंदुसार, और बिंदुसार के जो पुत्र थे उनका नाम था अशोक। तो तीसरे प्रमुख मशहूर राजा थे। उन्होंने लगभग 40 साल तक शासन किया, 273 से 232, लगभग 40 साल हो जाते हैं। लगभग कितने हो जाते हैं? लगभग 40 साल हो जाते हैं, 40 ईयर्स। ठीक है भाई। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी, जो कि मैंने आपको बताया एक जो बौद्ध साहित्य है उनमें नाम मिलता है, जिनको भीमा, जो भी मैंने आपको बताया कि भीमा उनके नाम से उल्लेख मिलता है। अशोक की प्रमुख रानियां और संतानों के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक रानी का नाम था कारुवाकी, और जिसके पुत्र का नाम था तीवर, जो कि रानी के अभिलेख में मिलता है। एक रानी का नाम था पद्मावती, जिनके पुत्र का नाम था कुणाल, और कुणाल की आंखें फुड़वा देती है तिस्य रक्षा। और उसके बाद में वो कहानी में मैं आपको बता रहा था, उसमें क्या करते हैं, जब अशोक को पता लगता है कि मेरा जो पुत्र है उसकी आंखें फुड़वा दी गई है, और जब पता लगता है कि ये आंखें फुड़वाई गई है राज आज्ञा के द्वारा, और राज आज्ञा दी गई थी तिस्य रक्षा के द्वारा, तो क्या होता है, उस समय अशोक धम्म नीति अपना चुका होता है। वो शांति में विश्वास रखता है, वो अहिंसा में विश्वास रखता है। लेकिन जब उसको पता लगता है कि मेरे प्रिय पुत्र कुणाल की आंखें राज आज्ञा के द्वारा, मेरी पत्नी के द्वारा, जिसका नाम था तिस्य रक्षा, उसके द्वारा फुड़वा दी गई है, तो वो वहीं तुरंत क्या करता है, तिस्य रक्षा को चलाने का आदेश दे दिया जाता है। और तिस्य रक्षा को भरे दरबार में, तिस्य रक्षा को भरे दरबार में जिंदा जला दिया। ऐसा कहते हैं कि इतना उनका अच्छा पुत्र कह सकते हैं, एक पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र कह सकते हैं, ये सारी चीज इसमें हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन।
कारवाकी जिनके बेटे का नाम तीवर था, इन दोनों का जिक्र अशोक के शिलालेखों में मिलता है। देवी जिसके बेटे का नाम था महेंद्र और बेटे का नाम था संघमित्रा, इनको श्रीलंका में, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, श्रीलंका में क्या करते हैं, इनको बेचते हैं, क्या करने के लिए, बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, देवी के बेटे का नाम मैंने बता दिया। ये देवी का उल्लेख इस तरह से मिलता है कि जो अशोक होता है, अशोक बिंदुसार के समय अवंती जो एक राज्य है, या फिर उज्जैन ऐसे कह सकते हैं अपन, वहां पे इसको सेनापति या फिर ऐसे सकते हैं, वहां पे उसको एक राजकुमार के रूप में वहां पे प्रतिष्ठित किया जाता है, और वहां का राजकाज अशोक संभाल रहा होता है। तब वहां पे एक बुद्ध एक भिक्षु होता है, या फिर बुद्ध एक गुरु होता है, उनकी एक बेटी जिनका नाम देवी होता है, उनसे वो उनको प्रेम प्रसंग होता है, उनसे शादी कर लेता है। उनके बाद में ये क्या करता है, इनको अपने दरबार में ले आता है, और उनके बेटे होते हैं महेंद्र, और इनकी जो बेटी होती है संघमित्रा, उनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पे भेज देते हैं, श्रीलंका में भेज दिया जाता है। तो ये देवी के बारे में हो गया। और पद्मावती जिनके बेटे का नाम कुणाल था, और अशोक ने अपनी दूसरी रानी तिस्रक्षा के कहने पर कुणाल को अंधा करवा दिया था। ये यहाँ पे अशोक ने लिखा हुआ है, क्योंकि अशोक के नाम पर ही वो राज आज्ञा निकलती थी। रानी ने राज आज्ञा दी थी, लेकिन ऐसा कहते हैं कि राज आज्ञा जो होती है वो राजा के आज्ञा का पालन करना होता है। तो राजा अशोक था, तो अशोक ऐसा कहा जाता है कि अशोक के कहने पर वो, लेकिन जब उसको पता लगता है, तो वो उसकी आंखें फोड़वाने का पता लगता है, तो वो क्या करता है, इस रक्षा को जिंदा जलवा देता है। ये सारी बातें हो, ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं राजगद्दी की लड़ाई, जो कि मैंने आपको बता दिया, लगभग 4 साल तक अपने 100 भाइयों को मारकर, जो मिलता है सिंहली साहित्य में। सिंहली साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, आपको मैंने पहले भी बताया। ये क्या है, एक अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन हो सकता है इसने अपने 4-5 भाइयों को मारा होगा और 4 साल तक संघर्ष चला होगा। बौद्ध जो धर्म है, ये खूब बढ़ा चढ़ा के बोलता है। क्या बोलता है बौद्ध बढ़ा चढ़ा के? वो चाहता है कि जो बौद्ध धर्म है वो बहुत ज्यादा फैले। उसकी एक माइंडसेट, शुरुआत से इसका साहित्य लिखने में एक माइंडसेट ये रहा, अशोक के बारे में खासतः मैं मुख्यतः में बात करूं तो उनका माइंडसेट ये रहा कि हम अशोक को एक क्रूर शासक बताते हैं, और हम ये बताएंगे क्रूर शासक बौद्ध धर्म के शरण में आने के बाद में एक शांति प्रिय शासक हो गया, और इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा। इसलिए ये कुछ कहानियां मिलती है, जैसे कलिंग में उसने क्या किया था, बेरी घोष से धर्म घोष की नीति अपना ली थी। वो सारी चीजें अपन को कहाँ मिलती है, बौद्ध धर्म में मिलती है। ये अपने 99 भाइयों को मारना, ये सारी चीजें कहाँ मिलती है, बौद्ध धर्म में मिलती है, बौद्ध जो साहित्य उनमें मिलती है। तो इनका एक उद्देश्य ये हो सकता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अधिक तरीके से, बड़े जोर शोर से करना, और बहुत ही अच्छे ढंग से करना, जिससे कि बौद्ध धर्म के तरफ लोग आकृष्ट हो और आने वाली पीढ़ियां भी आकृष्ट हो सकता है एक रीजन ये रहा हो। हालांकि ये मेरे को अतिशयोक्ति लगती है, और बहुत सारे इतिहासविद हैं उनको भी अतिशयोक्ति लगती है कि उसने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया होगा। हो सकता है 4-5 भाइयों का कत्ल किया भी होगा, और राजतंत्र में ऐसा चलता भी है, अपने 2-4 भाइयों को मारना, 3-4 भाइयों को मारना सामान्यतः। सामान्यतः ऐसा क्या होता है, सामान्यतः ये चीजें होती है कि अपने 4-5 भाइयों को मार दिया जाता है। इसके लिए, राजगद्दी के लिए मार दिया जाता है। अपन ऐसे इतिहास में खूब सारे उदाहरण देखते हैं, राजस्थान में खूब सारे ऐसी चीजें देखते हैं अपने पिता को मार दिया जाता है। जैसे एक राजा मालदेव ने अपने पिता गंगा को मार दिया था। इस तरह से अपन देखते हैं, मुगलों में देखते हैं अपन कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा, ठीक है, उनको भी मार दिया था और राजगद्दी पे आसीन हो गया था। मुगलों में ऐसा चलता है। सल्तनत काल में जैसे अभी मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उनका चलता है। औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारा था, दारा वगैरह को, दारा किसो को मारा था, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो राजतंत्र में ऐसी सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन 99 भाइयों को मारना एक बड़ी अतिशयोक्ति नजर आती है। वो चलो आगे की बात है, जो कि फैक्ट बेसिस पे यदि कोई क्वेश्चन आए तो उसको टिक करना सही रहता है, लेकिन ऐसा आए कि बुद्ध साहित्य के अनुसार, तब जाके वो सही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजगद्दी का सफर मैंने आपको बता दिया, 269 ईस्वी में जाके वो राजा बना था। कब बना था? 269 ईस्वी में जाके वो राजा बना था। 269 ईस्वी में जाके। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपन कलिंग युद्ध के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। कलिंग युद्ध, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये हुआ था 261 बीसी में। 261 बीसी का मतलब ये हुआ था अशोक का पूर्ण रूप से राज्य संभालने के 8वें वर्ष में, और इसका उल्लेख मतलब 13वें शिलालेख में, जिसको अपन कलिंग शिलालेख भी कहते हैं। ठीक है, अभी उसमें हुआ क्या था, ऐसे कहते हैं एक हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है, और हाथी गुम्फा अभिलेख में अपन को यह पता लगता है कि जो कलिंग का उस टाइम पे राजा हुआ करता था उसका नाम था नंदराज। क्या नाम था दोस्तों? जो कलिंग का राजा हुआ करता था उसका नाम था नंदराज। क्या नाम था? नंदराज। कलिंग
पर आक्रमण करता है। कलिंग आक्रमण की अपन सारी जानकारी अभी पढ़ेंगे। कलिंग आक्रमण के बारे में अपन सारी जानकारी अभी पढ़ेंगे। तो जो कलिंग आक्रमण अपन इसको कह सकते हैं, कब विपन्न हुआ? 261 BC। एक हाथी गुम्फा अभिलेख है, इससे अपन को पता लगता है कि कलिंग का राजा था नंदराज, तो इसके साथ में लड़ाई हुई थी। अब कलिंग आक्रमण में क्या हुआ कि कलिंग आक्रमण में अशोक कहता है कि मैंने 1.5 लाख के आसपास दास बना लिए हैं, या फिर जिनको अपन मैंने कैप्चर कर लिया है, 1.5 लाख लोगों को कैप्चर कर लिया है, ठीक है। और क्या कहता है कि मैंने यहाँ पे 1 लाख से अधिक ब्लड शेड किया है, मतलब 1 लाख से अधिक व्यक्तियों की यहाँ पे मृत्यु हुई, ठीक है। 1.5 लाख दास बना लिए गए, ठीक है। लाख में ये संख्या आएगी। 1 लाख इसने क्या किया? 1 लाख इसने क्या किया? ब्लड शेड कर दिया, मतलब हत्याएं कर दी या खून बहा दिया। और लगभग 1.5 लाख के आसपास ही क्या हुआ? हताहत या घायल हुए। जब ये सारी चीजें देखते हैं तब कहते हैं कि अशोक ये खून खराबा देखता है, ब्लड शेड देखता है, तब वो मूव हो जाता है। किसकी तरफ मूव हो जाता है? वो बौद्ध धर्म का जो परम मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है, उस तरफ मूव हो जाता है। और उसी समय वो घोषणा करता है कि मैं भेरी घोष, जो भेरी घोष है उससे हटकर धम्म घोष की नीति अपनाता हूं। ये एक बड़ा, एक कह सकते हैं साम्राज्य, इसका जो अशोक रहा था तब तक तो ऐसा कहते हैं कि ये नीति बहुत अच्छे तरीके से चली थी, लेकिन अशोक के बाद में इसके साम्राज्य का पतन होने का एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि इसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपना लिया था। अब अपन पढ़ रहे हैं कि कलिंग युद्ध हुआ, तो कलिंग युद्ध होने का कारण क्या था? कलिंग युद्ध क्यों हुआ? तो कलिंग युद्ध होने के खूब सारे कारण थे, उनके बारे में आपको सारी सारी चीजें बताऊंगा। कलिंग युद्ध होने के कारण, जो कलिंग का आक्रमण जिसने अशोक ने किया वो क्यों किया? एक तो कहते हैं कि जो व्यापारिक मार्ग हुआ करते थे, जैसे हेमोत जो एक व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, जो साउथ का व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, उसके जो मिड में जो इसका जो रास्ता जाता था वो कलिंग से होकर जाता था। और अशोक चाहता था कि जो ये व्यापारिक मार्ग है, मेरा साम्राज्य अच्छे तरीके से चले, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छे तरीके से रहे, इसलिए इस व्यापारिक मार्ग पे ये एक बड़ा स्थान आ रहा है, इसको मैं कैप्चर करना चाहता हूं। तो एक बड़ा कारण था व्यापारिक मार्ग पर कब्जा, व्यापारिक मार्ग के अंदर आना। किसका? व्यापारिक मार्ग के अंदर आना किसका? कलिंग का। दूसरा ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो उड़ीसा का जो क्षेत्र है, कलिंग का जो क्षेत्र है, वहां पे बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत अच्छे हाथी पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? हाथी पाए जाते थे। एक बड़ा कारण था हाथियों का पाए जाना, हाथियों का पाए जाना। तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा कारण और सबसे कॉमन कारण ऐसे कह सकते हैं, कोई भी राजा कहीं पे आक्रमण क्यों करता है? बताइए मेरे को। कोई भी राजा किसी दूसरे राज्य पे आक्रमण क्यों करता है? वो आक्रमण इसलिए करता है कि उसका प्रशासन का, उसकी जो शासन है उसका विस्तार हो, साम्राज्य विस्तार की नीति। तो तीसरा जो अशोक है, क्योंकि वो एक सम्राट था और वो चाहता था कि मेरा साम्राज्य और भी अधिक फले फूले और भी बढ़े, तो इसका जो प्रमुख और तीसरा उद्देश्य वो था साम्राज्य विस्तार। क्या था? साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार। ये कलिंग पर आक्रमण के कुछ प्रमुख कारण थे। ये सारी चीजें मैंने कलिंग आक्रमण के बारे में मैंने आपको बताई। चलिए आगे चलते हैं। ये बता दिया मैंने आपको। वहां पे उसने 2 जगह, तोसली और जोगढ़, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। 8 साल में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ये जो कहाँ मिलता है, ये एक तो कारण मिलता है इसका हाथियों के बारे में, मैंने आपको बताया हाथी। और जो 13वें शिलालेख है उसमें सारी बातें लिखी गई है। आगे चलते हैं। तो अपन काफी समय से बात कर रहे हैं कि अशोक जो था वो कहते हैं कि उसने धर्म घोष अपना लिया, तो इसका कारण ये भी हो सकता है उसने बौद्ध धर्म अपनाया हो। बौद्ध धर्म इसने कलिंग आक्रमण के काफी समय पहले अपना लिया था। तो अशोक के बारे में कुछ बातें ऐसे कही जाती है कि अशोक का धर्म क्या था। अशोक एक धर्म सहिष्णु राजा था एक तरह से, लेकिन इसका जो मूलतः जो उसका धर्म था, उस धर्म के बारे में बताऊं तो वो क्या था? वो एक तरह से ब्राह्मण धर्म को ही अपनाया था उसने। शैव धर्म कह सकते हैं कि शैव को अपना था वो। अपने क्या किया था उसने?
जो कश्मीर का इलाका है वहां पे उसने श्रीनगर की स्थापना की थी। किसकी? अशोक ने कश्मीर में विजयेश्वर मंदिर का निर्माण किया और श्रीनगर शहर भी बसाया था। विजयेश्वर मंदिर है उसका पुनर्निर्माण करवाया था, जो कि शिव मंदिर है, और श्रीनगर की स्थापना की थी। और शुरुआत में ये क्या था? शिव भक्त था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? ऐसे कहते हैं कि जब अशोक अपने भाइयों की हत्या कर रहा होता है, क्या करता है? भाइयों की हत्या करता है, तो उसमें एक उसका भाई होता है सुसीम, उसकी भी हत्या करता है। सुसीम का एक बेटा होता है निग्रोथ। सुसीम का एक बेटा होता है निग्रोथ। निग्रोध अशोक से कोई बैर नहीं रखता है, जबकि ऐसा देखा जाता है कि अशोक ने सुसीम की हत्या कर दी थी। अशोक इससे बहुत प्रभावित होता है कि मैंने इसके यार पिता की हत्या कर दी है, मैंने इसके सर्वस्व की हत्या कर दी है, पिता से बड़ा कुछ कोई हो नहीं सकता, लेकिन ये फिर भी इतना शांत कैसे रहता है? मेरे प्रति इसका कोई बैर नहीं है, क्या कारण हो सकता है इसका? तब वो देखता है कि निग्रोध जो होता है वो बुद्ध बना हुआ होता है, बुद्ध भिक्षु के रूप में जीवन जी रहा होता है, छोटा बालक होता है एक तरह से, बुद्ध धर्म अपनाया होता है। और अशोक जब उससे पूछता है तो वो कहता है बुद्ध धर्म मेरे को ये सिखलाता है किसी से बैर नहीं, अहिंसा, और किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ कर देना। माफी जो है उसका एक बड़ा रीजन है कि वो इतना शांत रहता है। अशोक उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और कहते हैं कि अशोक का धर्म जो बौद्ध धर्म अपनाने का सबसे बड़ा रीजन या बौद्ध धर्म को संरक्षण देने का सबसे बड़ा रीजन होता है और प्रारंभिक रीजन होता है, वो ये होता है कि निग्रोध से बहुत ज्यादा प्रभावित होना। और ऐसा कहते हैं कि निग्रोध ने इसको प्रारंभिक शिक्षा जो बौद्ध धर्म की दी थी, निग्रोध ने दी थी। ठीक है, पहली बात ये हो गई, निग्रोध के बारे में हो गई। दूसरा, बुद्ध धर्म में बदलाव मैंने बता दिया। एक ये जो कहानी कहाँ मिलती है, दीपवंश और महावंश, जो कि बौद्ध धर्म के बड़े ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश, उसमें ये कहानी मिलती है। उसके बाद में मोगलीपुत्तिस जो कि बौद्ध गुरु हुए हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, उन्होंने उनके बाद में क्या किया, दोबारा इनको अच्छे से दीक्षित किया। इसके अलावा भी खूब सारी कहानियां मिलती है, जैसे दिव्य विधान और चीनी यात्री हेंस आ गए, वो कहते हैं कि इनको जो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था वो उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, उन्होंने इसको बौद्ध धर्म में इनको दीक्षित किया। ये खूब सारी इनके बारे में बातें हैं। सबसे पहले निग्रोध, और दो ग्रंथ है बौद्ध धर्म के, जिनका एक का नाम है एक का नाम है वहां पे दीपवंश और एक का नाम है महावंश। दीपवंश और महावंश ये जानकारी देते हैं कि इनको दीक्षित जो किया था बौद्ध धर्म में वो थे मोगलीपुत्तिस। और दिव्य विधान एक पुस्तक है, और एक चीनी यात्री है जो हेनसांग, वो कहते हैं कि इनको जो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था वो उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु ने किया था। ये सारी बातें होगी इनके धर्म के बारे में। सही सुनो थे? कैसे सही सुने थे? तो अपन देखते हैं कि शुरुआत में शिव भक्त थे, उसके बाद में बुद्ध धर्मों को इन्होंने संरक्षण दिया, ऐसे कहते 84,000 स्तूप को इन्होंने निर्माण करवाया। ये भी एक अतिशयोक्ति नजर आती है, लेकिन फिर भी अपन को बौद्ध साहित्य में मिलता है कि लगभग 84,000 स्तूपों का इन्होंने निर्माण कराया था, जिसमें अपन सांची के स्तूप के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे, अमरावती के स्तूप के बारे में बात करेंगे, भरहुत का स्तूप, धमेक का स्तूप, ये सारे स्तूपों के बात करेंगे। और स्तूप के एक मोटा मोटा संरचना भी देखेंगे, स्तूप में क्या होता है, एक गुम्बद होता है, हर्मिका होती है, यष्टि होती है, अपन देखेंगे एक चारों ओर एक प्रक्रमा पथ होता है, तोरण द्वार होते हैं, वो सभी अपन बातें करेंगे। और इनके अंदर जो बौद्ध भिक्षु है उनके क्या होते हैं, अंड जो होता है उसमें बौद्ध भिक्षु के जो अवशेष होते हैं, जो बड़े बौद्ध धर्म के जो बड़े भिक्षुक होते हैं या फिर खुद बुद्ध हैं, उनके अवशेष मिलते हैं। हरिमिका, यष्टि, परिक्रमा पथ, तोरण द्वार, इन सभी की बात अपन करेंगे जब स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अब मैं कलिंग के बारे में बता रहा था। कलिंग अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था कि कैसे किसने, अशोक ने, कैसे अशोक ने भेरी घोष से धम घोष की नीति अपना ली थी। तो क्या है ये धम घोष, क्या है ये धम? तो अशोक के धम के बारे में संपूर्ण जानकारी अपन इसी एक जो मैं आपके लिए लाया हूं पीडीएफ, उसके अंदर पढ़ेंगे। अशोक के धम के बारे में यदि आपसे बात करूं तो अशोक का धम एक सामान्य नियमावली थी, ये सभी धर्मों से विमुक्त थी। ये कोई पर्टिकुलर किसी एक धर्म को निर्देशित नहीं करती थी कि ये सारे के सारे जो इसके निर्णय हैं वो एक पर्टिकुलर धर्म, चाहे कह सकते हैं ब्राह्मण धर्म हो सकता है उस टाइम पे, या कह सकते हैं जैन धर्म, या कह सकते हैं बौद्ध धर्म, इनके ऊपर पूर्णतः वो जो कहते हैं पूर्णतः आश्रित नहीं थे। ये पहली बात तो धर्म से बिल्कुल हटा हुआ एक सिस्टम था। इनमें सामान्य नियमावली थी। आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में या छठी क्लास में अभी पढ़ते हो। इसका प्रासंगिकता अपनी यदि बात करें तो पहली क्लास में बच्चा होता है, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में या छठी क्लास तक जो बच्चा होता है, उनको शिक्षक क्या सिखाता है?
कि आपको माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, आपको साफ सफाई रखनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको चोरी नहीं करना चाहिए। तो ये जो सामान्य सामान्य से नियम होते हैं, वो सारे के सारे नियम अशोक ने अपने धम्म में उल्लेखित किए हैं। इसमें अशोक ने अपने धम्म में उल्लेखित किए हैं। तो धम्म में ये सारे के सारे नियम दिए गए हैं कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, कोई लाचार है, कोई बूढ़ा है तो उसको सहारा प्रदान करना चाहिए। वो सारी की सारी बातें अशोक के धम्म में उल्लेखित है। ठीक है, अशोक का धम्म किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देने वाला था, ये मैंने आपको बताया, और लोगों की भलाई के लिए बनाया गया एक नियम कानून था जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातें शामिल थी। सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होकर इसमें सभी के सभी धर्म जिनकी अच्छी अच्छी जो बातें थी वो सारी की सारी इसमें उल्लेखित होती है। ठीक है भाई, धम्म इसने अपनी नीति तो घोषित कर दी, ठीक है, उसके बाद में बताओ क्या हुआ। तो जो धम्म है, चलो इसने ये पूरा बना लिया कि हाँ इसने सारी आचार नीति, सारी विचार नीति सभी की सभी बना ली, लेकिन इसका प्रचार कौन करे? ठीक है, क्या करें, प्रचार कौन करे? तो प्रचार करने के लिए इसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। धम्म महामात्र क्या थे? ये थे धम्म का प्रचार करने वाले, और इनके मुख्य काम था, इनका एक मुख्य काम था कि ये धम्म के प्रति लोगों को जागरूक करे। एक इनका काम था, कोई भी कैदी है जिसको मृत्युदंड दिया जा रहा है, तो उस मृत्युदंड दिए जाने के कारण उसके परिवार विक्षिप्त होंगे, परिवार वाले दुखी होंगे, तो उन परिवार वालों को धम्म की तरफ आकर्षित करना और इनको समझाना बुझाना, वो सारे के सारे जो काम करता था वो धम्म महामात्र करता था। और इसका उल्लेख मिलता है अपन को, कहाँ मिलता है? 5वें शिलालेख में। इसके शिलालेख है, 14 शिलालेख है, उनकी भी अपन बात करेंगे। जो पहला शिलालेख है, जैसे उसमें दिया गया है कि जानवर की हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा शिलालेख, तीसरा शिलालेख, 13वां शिलालेख, इस तरह से अपन मुख्य मुख्य शिलालेखों के बारे में आगे बात करेंगे। एक सेकंड में पानी पी लेता हूं। तो अपन धम्म के बारे में बात कर रहे थे। धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में मतलब बता दिया कि उनका काम था, एक तो राज परिवार के जो बड़े बड़े लोग थे उनको दान के लिए आकर्षित करना, एक सांत्वना प्रदान करना। किसको सांत्वना प्रदान करना? जिस भी कैदी को मृत्युदंड प्राप्त हुआ है उसके परिवार वालों को, क्योंकि किसी घर से, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, किसी घर से यदि किसी एक व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनको कुछ दुख हो रहा होगा। तो उनको उसके जो मृत्यु हो रही है, उसको जो मृत्युदंड दिया जा रहा है, तो उसके बारे में उनको बताना कि इसने ऐसा पाप किया है जिसके लिए इसको मृत्युदंड दिया जाना निश्चित हुआ है। समझ रहे हो आप? उस परिवार, जो उसका परिवार है, उसको समझाना ये तो होना ही था, ये तो निश्चित था, ऐसा करना निश्चित था। क्यों? क्यों इसने बहुत बड़ा पाप किया है, और इस पाप का यदि भागीदार ये नहीं हुआ तो इसके पाप के भागीदार आप भी माने जाओगे। आप यदि इसका दुख मनाओगे तो आप भी इसका भागीदार माने जाओगे। जैसे कोई चोरी करता है, जैसे कोई किसी की हत्या करता है, तो उसके परिवार वालों को समझाना कि इसने भी किसी की हत्या की है, और ये हत्या इसने की है इसलिए इसका प्रायश्चित कह सकते हैं, या फिर इसका ये जो दंड है वो कह सकते हैं कि इसको दंड दिया जाना एक निश्चित है, और ये दंड इसीलिए दिया जा रहा है कि इसको उसके पापों से मुक्ति मिल जाए। कोई हो सकता है महिलाओं से छेड़छाड़ की किसी ने हो, बलात्कार जैसे कोई कुकर्म किए हो, तो परिवार वालों को समझाना कि इसने एक महिला की आबरू पे हाथ डाला है, और यदि कोई बलात्कार करता है तो उसका सीधा जो दंड दिया जाना है वो मृत्यु दंड दिया जाना है, और ये मृत्यु दंड दिया जाना स्वाभाविक है, और हर कोई ये काम करना चाहेगा, क्योंकि ये जो अपराध है वो ऐसे कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। तो इसलिए उसके घर वालों को समझाना, उसके परिवार वालों को समझाना कि आपके जो भी आपका सगा संबंधी है, इसने ये कुकृत्य किया है, ये बहुत ही घिनौना अपराध किया है, और इस घिनौना अपराध की जो दंड है वो दंड सीधा मृत्यु दंड है। इसलिए आपको शोक संतप्त होने की जरूरत नहीं है, और आपको धम्म के मार्ग पर लाया जाए। आपको आपके जो परिवार के और सभी सदस्य हैं या फिर आप खुद हो, तो उनको धम्म के मार्ग पर लाया जाए, जिससे कि आगे वो कोई गलत काम ना करे, और किसी को ऐसा कोई अपराध के बदले में मृत्युदंड जैसी कोई बड़ी सजा नहीं दी जाए, कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाए। इस तरह से ये धम्म के बारे में बात थी कि धम्म महामात्रों का काम क्या था। एक मार्क्सिस्ट जो इतिहासविद रही है रोमिला थापर, उन्होंने कहा था कि ये जो धम्म था, उनका एक धम्म का प्रमुख उद्देश्य ये था कि
धम्म का प्रमुख उद्देश्य इस तरह से था कि जो पूरा एक राज्य था, एक बड़ा वास्ट एरिया था, उसको एक ही सांस्कृतिक एकरूपता में बांधे रखना, जिससे कि एक सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहे, कहीं पे पूरे राज्य में कहीं पे भी ऐसा नहीं हो कि कहीं पे कोई विद्रोह हो जाए। तो उन सारी की सारी चीजों को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए, सांस्कृतिक एकरूपता बनाए रखने के लिए इसने धम्म की घोषणा की, या फिर धम्म का प्रचार किया, या धम्म का क्या कह सकते हैं कि एक तरह से उद्भव किया। ठीक है दोस्तों, धम्म की बात अपन ने कर ली, आगे चलते हैं। अब अशोक के अपन खूब सारे शिलालेख देखेंगे, खूब सारे स्तंभ लेख देखेंगे, खूब सारे वृहद शिलालेख देखेंगे, अपन छोटे वाले शिलालेख है वो भी देखेंगे, स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अशोक के वृहद शिलालेखों के बारे में। 7 जगहों से मिलते हैं और 14 शिलालेख है। 14 शिलालेख का मतलब ये है कि एक जगह पे, हर एक जगह पे अशोक ने शिलालेख लिखवाए हुए थे। 14 शिलालेख लिखवाए हुए थे, 1 2 3 4 5 एक जैसे एक पूरी शिला है, उसके ऊपर उसने लाइनें लिखवा दी। तो ये क्या करता था, ये प्रशासन के कोई भी राज कार्य करने होता है या फिर प्रजा को कोई संबोधित करना होता था, तो अशोक का एक बड़ा एक ऐसा कह सकते हैं कि एक नीति थी कि ये बड़े बड़े पत्थरों पर, छोटे पत्थरों पर, गुफाओं में क्या करता था, एक शिलालेख लिखवा दिया करता था कि राजा ये कहता है कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा कहता है कि मेरा नाम ये है और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे होना चाहिए। पूरी प्रजा को एक तरह से बताने के लिए कि राजा प्रजा से बात करने के लिए, एक तरह से ये कह सकते हैं कि राजा का प्रजा से बात करने के लिए, राजा के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने के लिए, रूल रेगुलेशन समझाने के लिए इसने जगह जगह बहुत सारे शिलालेखों का लिखवाया, शिलालेखों को निर्माण करवाया। तो अपन देखते हैं कि इसकी 14 बड़े शिलालेख है। 14 शिलालेख कहाँ कहाँ मिले, ये भी एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि प्रीलिम्स टाइप या वन डे एग्जाम जो भी है उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है, आरएस प्रीलिम्स में, या फिर कह सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, स्टेट पीसीएस कोई भी हो, या फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या फिर जहाँ पे भी हिस्ट्री के वन डे क्वेश्चन आते हैं, वन डे एग्जाम के जो भी पेपर होते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, या फिर पीआईक्यू के इसमें खूब सारे मैं बताऊंगा आपको। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आगे वन डे एग्जाम में यूजफुल हो सकती है। 14 शिलालेख के बारे में अपन पढ़ते हैं। अपन देखते हैं कि एक तो शाहबाजगढ़ी और एक मानसेहरा, ये कि पाकिस्तान में आते हैं। हाँ, एक बात ये कि ये जो शिलालेख थे वो 2 लिपियों में, एक तो ब्राह्मी लिपि और एक खरोष्ठी जो लिपि है उसमें लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि लिखे गए हैं जो पाटलिपुत्र का इलाका है, या फिर अपन कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट का एक इलाका अलग है, और जो बीच का मिड मिड वाला इलाका है, नॉर्थ वाला और ईस्ट वाला इलाका है, वो अलग है। तो प्राकृत भाषा में और प्लस ब्राह्मी लिपि में जो अभिलेख लिखे गए थे वो सारे के सारे एक कह सकते हैं मूल इंडिया जो है, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऊपर उड़ीसा वगैरह, नीचे उड़ीसा वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो अभिलेख लगवाए गए वो सारे के सारे ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में लिखवाए गए। अपन देखते हैं कि ऊपर का इलाका जहाँ पे अपन देख सकते हैं कि पाकिस्तान का इलाका आ जाता है, अफगानिस्तान का इलाका आ जाता है, कश्मीर का इलाका आ जाता है, वहाँ पे जो अभिलेख लिखवाए गए थे वो थे उस तरफ की आरामिक जो वहाँ की मूल लैंग्वेज थी, और खरोष्ठी जो लिपि थी उसमें लिखे गए हैं। ठीक है, एक तो आपको बताऊं मैं, खरोष्ठी लिपि अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगी, और एक अपने को दिखे मिलेगी यहाँ पे ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो खरोष्ठी लिपि जैसे मैंने आपको बताया उत्तर वाला इलाका, तो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा नाम की 2 जगह जो कि पाकिस्तान में है, जो कि खरोष्ठी लिपि में है। तो मैंने आपको बताया ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि है उत्तर प्रदेश, उसी का इलाका एक उत्तराखंड उस टाइम पे हुआ करता था, और जो जो इलाका है बिहार का इलाका है, वहां पे जो भी अपन को लिपि मिलती है वो मिलती है ब्राह्मी लिपि। तो कालसी नाम की एक जगह है, स्थान है कालसी, वहां पे एक अभिलेख मिलता है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, गिरनार, गिरनार की पहाड़ियों के बारे में आप पढ़ते हो, गिरनार मिलता है आपको गुजरात में। कहां पे, गुजरात में। सोपारा, इन नाम से अपन को लगता है कि सोपारा कहाँ पे हो सकता है, मुंबई में या महाराष्ट्र में हो सकता है, तो सोपारा नाम की जगह जो कि आपको मिलता है महाराष्ट्र में। एर्रगुडी नाम से एक अभिलेख मिलना है, जो स्थान है, स्थान वो मिलता है आपको आंध्र प्रदेश में। और एक धुली जोगड़ जो कि मैंने आपको बताया था अभी, कि 2 स्थानों का निर्माण करवाया था उसने कलिंग आक्रमण के समय, धुली और जोगड़, वो मिलता है आपको उड़ीसा में। ये वर्तमान स्थिति है इसकी। कलिंग के लिए अलग दिए गए आदेशीय थे सारे के सारे। वो सारी सारी बातें हो गई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उससे पहले एक बार आपको मैं फिर से बता देता हूं, एक तो शाहबाजगढ़ी, 14 शिलालेख थे। शाहबाजगढ़ी, ठीक है, शाहबाजगढ़ी। एक है मानसेहरा, ठीक है, शाहबाजगढ़ी मानसेहरा कहाँ पे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। और लिपि कौन सी, खरोष्ठी लिपि या अरामिक लैंग्वेज, खरोष्ठी लिपि।
प्लस आरामिक लैंग्वेज। ठीक है, अब आगे के अपन देखते हैं। तो अपन देखते हैं टोपारा महाराष्ट्र, अपन देखते हैं 1 2 3 4, अपन देखते हैं कालसी जो कि उत्तराखंड। ठीक है, अपन देखते हैं एर्रगुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, और एक अपन देखते हैं, एक जो अपन देखते हैं वो धौली और जोगड़, धौली ये अपन को उड़ीसा में। ठीक है, ये सारे ब्राह्मी लिपि में, और साबाजगढ़ी मानसेरा वो है आपको देखने को मिलता है, ये कि जो साबाजगढ़ी मानगढ़ी वो है, मानसेरा जो है वो है खरोष्टी लिपि और आरामिक लैंग्वेज में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बड़े शिलालेखों की बात कर ली अपन ने, अब अपन करेंगे स्तंभ लेखों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? स्तंभ लेख। आपको सामने फोटो भी दिखाई दे रही होगी एक स्तंभ की, बड़े स्तंभ की, जिसके ऊपर कुछ लेख लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। स्तंभ लेख की अपन अब बात करेंगे। स्तंभ लेख की अपन बात करते हैं तो कुल 7 मिलते हैं, जो कि 6 जगह से मिलते हैं। ठीक है, एक प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप पढ़ते हो, तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़ते हो तो ये जो शुरुआत में जो प्रयाग प्रशस्ति या फिर प्रयाग का जो स्तंभ लेख लिखा मिलता है वो मिलता है प्रयाग से। इसमें अपन देखेंगे कि इसमें बहुत सारे राजाओं ने लेख लिखवाए, जैसे जहांगीर ने, देखते हैं अपन बीरबल ने इसके ऊपर लिखवाया था। एक बड़ा राजा हुआ है हर्षवर्धन, वो भी इसके ऊपर अपना अभिलेख लिखवाता है। प्रयाग प्रशस्ति जो कि बहुत बड़ी प्रशस्ति ऐसे कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति में बहुत सारी बातें लिखी गई है। वो जो शुरुआती रूप से जो किसी ने लिखवाई थी तो वो लिखवाई थी अशोक ने, जो कि आपको मिलता है प्रयाग का स्तंभ लेख यूपी में। इस पर अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर, बीरबल सभी के लेख लिखे हुए हैं। अकबर ने इसको कौशाम्बी से प्रयाग में लगवाया था। ठीक है, दूसरा है टोपरा। क्या नाम है? टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख के बारे में भी अपन पढ़ते हैं कि टोपरा अभिलेख जो था वो फिरोज तुगलक ने दिल्ली में लगवा दिया। कहां पे था पहले? ये पहले टोपरा में था। टोपरा कहाँ है? हरियाणा में है। टोपरा जो है वो हरियाणा में है, और इसको लाकर दिल्ली में स्थापित करवा दिया गया। किसके द्वारा? फिरोज तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज तुगलक के द्वारा। ठीक है भाई, और बताओ। और मेरठ का स्तंभ लेख, इसको भी फिरोज तुगलक ने दिल्ली में लगवा दिया। और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले इसी को पढ़ा था। ये PYQ है, PYQ आया हुआ है, पहले क्वेश्चन आया हुआ है और ये दोबारा भी आ सकता है कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले जिस स्तंभ लेख को पढ़ा था वो था मेरठ का स्तंभ लेख, जिसको भी फिरोज तुगलक ने कहां से? मेरठ से लाके कहां पे स्थापित करवा दिया था? दिल्ली में स्थापित करवा दिया था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले इसको पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन और भी खूब सारे देखते हैं, नंदराज, रामपुरिया, लोरिया, नंदगढ़, वो सारे के सारे बिहार में आते हैं। वो सारे के सारे कहां पे आते हैं? बिहार में आते हैं। तो कौन कौन सा बताया मैंने आपको? प्रयाग के बारे में बताया, टोपरा के बारे में बताया, मेरठ के बारे में बताया, लोरिया, अंदर नंदराज, और अपने पढ़ा रामपुरिया, और ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी बिहार में। लोरिया नंदगढ़, लोरिया अरराज, रामपुरवा, ये सभी सभी कहां पे? ये जो सारे सारे जो स्तंभ लेख है वो कहां पे? बिहार में है। ठीक है, जो 7वां जो स्तंभ लेख है वो आजीविका और निगंध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि टोपरा अभिलेख है। ठीक है, इन पर अलग अलग बातें लिखी गई है। ठीक है, वो सारी की सारी बातों में एक बात जो लिखी गई है कि आजीविक और निगंध धर्मों के बारे में जानकारी, तो वो मिलती है आपको टोपरा अभिलेख में। टोपरा अभिलेख के 7वां अभिलेख है टोपरा वाले में, उसमें मिलती है। ये सारी की सारी बातें होगी। अपन को देखते हैं कि खंभों के लेख के बारे में। अपन ने शिलालेख पढ़ लिए। शिलालेख मैंने आपको बता दिए थे कि शिलालेख के बारे में मानसेरा, साबाजगढ़ी, कालसी, एर्रगुड़ी, धौलीजोगढ़, ये सारी चीजें अपन ने शिलालेख के बारे में पढ़ी। उसके बाद में अपन ने देखे अभी स्तंभ लेख 7 है, जो कि 6 स्थानों से मिलते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया मेरठ के बारे में, जो कि सबसे पहले पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी। इसके अलावा मैंने आपको बताया बिहार में खूब सारी जगह हैं, जैसे रामपुरिया है, लोरिया नंदगढ़ है, लोरिया अरराज है, वो सारी सारी मैंने आपको अभी बताई। मैंने आपको बताया इसमें टोपरा अभिलेख के बारे में। टोपरा अभिलेख में मैंने बताया आपको कि ये 7 अभिलेख है, 6 जगहों से मिलते हैं। और मैंने बताया कि जो आजीविक धर्म है और निग्रंथ, जिसको जैन धर्म कहते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये सारी हो गई स्तंभ लेख, बड़े स्तंभ लेख कह सकते हैं इनको। ठीक है भैया, आगे चलते। अपना शिलालेख हो गया, अपना स्तंभ लेख हो गया। अब अपन करेंगे छोटे स्तंभ लेख के बारे में बात करेंगे, अपन गुहा लेखों के बारे में बात करेंगे, और एक सर एक कुन्ना नाम से एक अभिलेख है उसके बारे में बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं छोटे स्तंभ लेखों के बारे में।
छोटे स्तंभ लेखों के बाद में बात करते हैं। एक तो बड़े स्तंभ लेख, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी बड़े स्तंभ लेख कितने बड़े बड़े होते थे। 40-50 फुट हुआ करते थे, 50 टन इनका वजन हुआ करता था। एक कह सकते हैं कि एक बड़ा गोल पिलर हुआ करता था, पिलर के ऊपर उल्टा कमल हुआ करता था, उल्टा कमल के ऊपर अबेकस हुआ करता था, आधार जिसको कह सकते हैं हुआ करता था, और उसके ऊपर एक एनिमल या फिर किसी भी तरीके के जानवर की एक मूर्ति हुआ करती थी। और इसका अपन वो भी देखेंगे कि जो डेरियस है उसके स्तंभों के साथ में तुलना भी देखेंगे। छोटे स्तंभ लेख की बात करते हैं अपन। छोटे स्तंभ लेख में सबसे अपन बात करते हैं सांची का जो स्तंभ है, सारनाथ, सांची सारनाथ का। इसमें एक जानकारी दी गई है, उसके बारे में बताता हूं। जो सांची सारनाथ का स्तंभ है उसमें कहा गया है कि बौद्ध संघ में जो भी फूट डालेगा, ठीक है, बौद्ध संघ में जो भी फूट डालेगा उसको चेतावनी दी गई है कि बौद्ध संघ में फूट डालने वालों एक व्हाइट कपड़े पहनते हैं, इस तरह से कुछ कहा गया है। एक मिलता है अपन को कौशाम्बी से। छोटे स्तंभ लेख की बात कर रहे हैं अपन, छोटे स्तंभ लेख की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको अलग से बता दूं छोटे स्तंभ लेख के बारे में। पहला अपन को मिलता है सांची सारनाथ से, सांची सारनाथ। इसमें बौद्ध संघ में फूट डालने वालों पे चेतावनी दी गई है। बौद्ध संघ में जो भी फूट डालेगा उसको चेतावनी दी गई है। दूसरा अपन को मिलता है कौशाम्बी से, ठीक है। एक अपन को मिलता है रुमिनदेई से, इसे रुमिनदेई से। और एक मिलता है अपन को लुम्बिनी से। ये सारे सारे अपन को जो वृहद के अलावा जो लघु स्तंभ लेख है वो मिलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? वापस कौशाम्बी। कौशाम्बी में आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको लगभग सारी चीजें बता भी दी है। कौशाम्बी के बारे में मैंने आपको बताया था कि रानी का अभिलेख कौशाम्बी से प्राप्त होता है। रानी का अभिलेख में कौन कौन किसका अभिलेख है? कारुवाकी का अभिलेख है। कारुवाकी इसकी एक रानी होती है जिसके बेटे का नाम तीवर होता है। उन दोनों का इसमें उल्लेख किया गया और कहते हैं कि जो राहत कार्य होते हैं, तालाब निर्माण वगैरह, तो वो सारी चीजें करवाई थी, कारुवाकी ने करवाई थी, और उस अभिलेख में जानकारी मिलती है, ठीक है। रुमिनदेई, इस कहते हैं कि ये सबसे छोटा इसका अभिलेख है। किसका? अशोक का सबसे छोटा जो अभिलेख है वो रुमिनदेई अभिलेख है। और इसमें लुम्बिनी यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। किसके बारे में? रुमिनदेई में लुम्बिनी लुम्बिनी यात्रा के बारे में जानकारी दी गई है। और इसमें ऐसे कहते हैं कि अशोक यहाँ का जो कर है वो 1/6 जो सामान्यतः कर हुआ करता था। तीन चीनी साहित्य उसमें 1/4 कहा गया है, सामान्यतः जो बौद्ध साहित्य उसमें 1/6 कहा गया है। और ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे जो कर था वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया है। और इससे अपन को ये भी पता लगता है कि अशोक ने यहाँ की यात्रा की थी। और जो धर्म जो 1/6 से हटाकर 1/8 कर दिया गया, ये सारी जानकारी आपको मिलती है रुमिनदेई अभिलेख से, ठीक है। एक निगली सागर अभिलेख है। निगली सागर अभिलेख में क्या कहा गया है? निगली सागर अभिलेख एक कनक मुनि होते हैं, तो उनका एक स्तूप होता है, उसको बड़ा करने का इसमें बात की गई है कि निगली सागर अभिलेख जो है उसमें कहा गया है कि जो कनक मुनि का जो स्तूप छोटा था उसको फैलाकर बड़ा कर दिया गया है, ये उसमें जानकारी मिलती है। तो छोटे स्तंभ लेख में बारे में कौन कौन से के बारे में बात करिए अपन ने? छोटे स्तंभ लेख में अपन सबसे पहले बात करें सांची सारनाथ में, जिसमें कि बौद्ध धर्म में जो फूट डालते हैं उनको चेतावनी दी गई है। दूसरा अपन देखते हैं कौशाम्बी, कौशाम्बी में अपन को रानी का अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा अपन देखते हैं रुमिनदेई, रुमिनदेई में अपन को जो रुमिनदेई अभिलेख है उसमें देखते हैं कि लुम्बिनी की यात्रा करता है अशोक, और जो वहां का कर है वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर देता है। और एक अपन को निगली सागर अभिलेख मिलता है, और निगली सागर अभिलेख में अपन को पता लगता है कि कनक मुनि का जो स्तूप होता है वो बड़ा कर दिया गया है। ये सारी चीजें इसमें कनक मुनि के स्तूप को बड़ा करने का जिक्र किया गया। अब बात करते हैं अपन गुफा लेख के बारे में। अपन देखते हैं कि अशोक क्या था? एक धर्म सहिष्णु राजा था, और उसने लगभग सभी धर्मों को क्या किया? सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान किया। तो आजीविक धर्म को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसने खूब सारी गुफाओं का निर्माण करवाया, या ऐसे कैसे गुहाओं का निर्माण करवाया। वो जो 4 गुफाएं हैं उनका नाम है, एक का नाम है जिसमें सुदामा, एक का नाम है उसमें कर्ण, एक का नाम है चौपड़, और एक का जो नाम है वो अपन देख सकते हैं विश्व चौपड़ी। कर्ण, चौपड़, सुदामा, विश्व चौपड़ी, ये का निर्माण करवाया आजीविक धर्म को, संप्रदाय को प्रदान करने के लिए। क्या? संरक्षण प्रदान करने के लिए, ठीक है। अपन ने किस चीज की बात कर ली? अपन ने वृद्ध शिलालेखों के बारे में बात कर ली, अपन ने बड़े स्तंभ लेखों के बारे में बात कर ली, अपने छोटे स्तंभ लेखों के बारे में बात कर ली, अपन ने गुहा लेखों की बात कर ली। और एक जो मैं आपको बता रहा था कि जिसपे 2 भाषाओं में कुछ लिखा गया है, वो है सर ए कुना, जो कंधार में मिलता है। सर ए कुना अभिलेख, यह यूनानी और अरामाइक 2 लिपियों में है।
और ऐसा कहते हैं कि ये जो अभिलेख है, इसी के कारण अभिलेख जो भी इसके अशोक के अभिलेख है, वो सभी के सभी अभिलेखों को पढ़ने में क्या हुआ, पढ़ने में उनको सहायता मिली, अच्छे से पढ़ने में सहायता मिली। क्योंकि ये जो अभिलेख है इसमें यूनानी भाषा है और यूनानी भाषा को पढ़ लिया गया, और यूनानी भाषा में जो चीज़ लिखी गई वही अरामाइक भाषा में लिखी गई है, और यूनानी को समझकर अरामाइक पढ़ ली गई, और अरामाइक को पढ़कर खरोष्टी जो लिपि समझ में आ गई, और इस तरह से जो जितने भी इसके अभिलेख थे वो पढ़ने में उनको सहायता मिली। ये सारी बातें यहाँ से होती है। और इसमें ये कहता है कि मैंने मांसाहार और शिकार बंद कर दिया है। क्या कहता है कि मैंने मांसाहार और शिकार बंद कर दिया है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, अशोक ने 14 वृहद शिलालेख लगवाए। क्या लिखवाए? अशोक ने 14 वृहद शिलालेख लगवाए। तो वृहद शिलालेख लगवाए तो उसमें कुछ तो ऐसा कुछ रहा होगा, कुछ प्रमुख प्रमुख शिलालेखों के बारे में अपने बात करेंगे। इस शिलालेख में क्या क्या बातें की गई है, उन जो शिलालेख है उसमें क्या क्या बातें की गई है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछ लेते हैं कि जो अशोक का पहला शिलालेख है उसकी क्या है, उसमें क्या बातें की गई है, दूसरे शिलालेख में क्या बातें की गई है, 12वें में क्या बातें की गई है, 13वें में क्या बातें की गई है। जो प्रथम शिलालेख जो अशोक का है उसमें जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने या पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है कि पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो पहला शिलालेख की जो भाषा है वो ये है कि पशु बलि की मनाही। ठीक है। दूसरा शिलालेख, इसमें बात की गई है कि इंसानों और जानवरों का इलाज करवाया जाए और किस तरह से करवाया जाए, उसके बारे में बात की गई है। पड़ोसी देशों जैसे चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और श्रीलंका का इसमें जिक्र किया गया है, और सीरिया के राजा एंटियोकस सेकंड का भी इसमें वर्णन किया गया है, और लोगों की भलाई के लिए क्या क्या प्रयत्न किए जा सकते हैं वो सारी की सारी बातें की गई है दूसरे शिलालेख में। ठीक है। तीसरा शिलालेख अधिकारी जो राजुक या फिर युक्ता हो सकते हैं, राजुकों के बारे में इसमें बात की गई है, और ऐसा कहा गया कि इनकी जो एक तरह से यात्रा कह सकते हैं या फिर एक तरह से नियंत्रण कह सकते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं कि एक बार वहां पे जाके देखना कि वहां पे क्या क्या चीजें हो रही है, तो उसके बारे में कि ये एक जगह से दूसरी जगह एक राज्य में जाकर वहां पर निर्देशन करना, उसको देखना, निरीक्षण करना, उसके लिए जो बड़े बड़े ये मंत्री हुआ करते थे उनके बारे में जानकारी दी गई कि वो कहाँ पे जाके किस तरह से निरीक्षण करे और कब कब जाना चाहिए, वो सारी बातें की गई है अधिकारियों की यात्रा के बारे में। इसमें युक्त, राजुक, प्रादेशिक जैसे अधिकारी हर 5 साल में दौरा करते थे, उज्जैन और तक्षशिला में यह दौरा हर 3 साल में होता था, ये सारी बातें की गई है तीसरे अभिलेख में। चौथा जो अभिलेख है उसमें यह बात की गई है कि अशोक ने भेरी घोष को छोड़कर, भेरी घोष को अलग होकर धम्म घोष की नीति अपना ली है, वो कि चौथे अभिलेख में। ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि धम्म घोष का सबसे अच्छा, भेरी घोष की जगह धम्म घोष को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, और भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया है, वो सारी बातें की गई है चौथे अभिलेख में। पांचवें अभिलेख में मैंने आपको पहले बताया धम्म महामात्रों की नियुक्ति, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद में छठा, सातवां जो अभिलेख है, और सातवां अभिलेख में और 12वें अभिलेख में धर्म सहिष्णुता या भी सभी धर्मों को सम्मान करना, सातवां अभिलेख 7th। ठीक है। और जो 12th अभिलेख है इसमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान के बारे में बात की गई है, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना, ब्राह्मणों श्रमणों के प्रति दयालु होना, इसमें सभी शामिल इसमें किए गए हैं कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए, गुरुजों का सम्मान करना चाहिए, बड़े बुड्ढों का सम्मान करना चाहिए, और सभी धर्मों के प्रति क्या होना चाहिए, सभी धर्मों के प्रति आपको सहिष्णुता का व्यवहार करना चाहिए, सभी धर्म एक समान है, उस चीज के बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है। 13 शिलालेख कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है कि कलिंग युद्ध में किस तरह से कलिंग युद्ध हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ था। जैसे 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना दिया गया था, 1.5 लाख के आसपास लोग घायल हुए थे, बहुत बड़े लेवल पर ब्लडशेड हुआ था, और इसमें अपन को पता लगता है कि धम्म घोष की नीति अपना ली गई है। ये मुख्य मुख्य जो बताए मैंने। एक 8वां शिलालेख है, उसमें भी ये एक जो बुद्ध का एक क्षेत्र है, बुद्ध का जो इलाका है, वहां पे जाके क्या करता है, श्रमण का ऐसा कह सकते हैं, उसकी यात्रा करता है, उसका वर्णन किया गया है। इस तरह से मुख्य मुख्य शिलालेखों के बारे में जानकारी हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब करेंगे अपन बात मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है। अब अपन बात करेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अपना टाइम हो गया है, लगभग 54 मिनट की अपनी क्लास हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, लगभग आधा घंटे में या फिर 1 घंटे में अपन क्लियर कर लेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, यदि आपको क्लास ठीक लग रही है, यदि आप मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको कुछ लेस मात्र भी समझ में आ रहा है,
तो आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि मेरे इस चीज़ को समझने से या फिर इस चीज़ को पढ़ने से मेरे को 60% या 50% प्लस यदि कुछ समझ में आ रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश करूँगा ये जो आपका 50%, 60%, 70% है, वो 90% क्या बोल ले जाऊँ। और लगभग सारे क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड वन डे एग्जाम में, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि यूपीएससी एग्जाम में, आरपीएससी की एग्जाम होती हैं उनमें, या फिर जहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर आते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, जहाँ पे ये आता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आता है, यदि आता है और वो आता है और यहाँ से आपको यदि बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।